तो हेलो एवरीवन, दिस इज आई शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए थे, प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था, वो यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी के चलते यहाँ पर हम 11 जनवरी 2023 को जो आपका फोर्थ शिफ्ट में जीडी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं आपको कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। और उस सीरीज के चलते आज यहाँ पर हम 11 तारीख को जो आपका फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये सीरीज हमने स्टार्ट क्यों करी है, ताकि जो बच्चे यहाँ पर जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ पर उनका या तो रिवीजन हो जाए, या वो स्टार्टिंग फेज में है तो यहाँ पर वो मैथ्स के क्वेश्चंस देखकर एक लेवल पता लगा पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और मैंने आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि एसएससी के कोई भी एग्जाम ले लो और ज्यादातर कोई भी एग्जाम आप उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, तो इसी कारण से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी प्रैक्टिस के चलते आज हम 11 तारीख को फोर्थ शिफ्ट को हम कवर करने वाले हैं। और ये 76 सेट्स की सीरीज है जिसके आज 9th या 10th क्लास कवर होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पुरानी क्लासेस पूरी देखकर आए होंगे। यदि आपने नहीं देखी तो भाई ये पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में और ये क्लास को पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूं आपको। यहाँ पर बोला है कि अंकिता बॉट सम टॉयज एट 10% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। मतलब जो भी उसका अंकित मूल्य है उससे 10% डिस्काउंट पर खरीदा। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है वो 50 रुपए। देखिए, जो ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है आपको 50 रुपए। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि आपको देखो, पहले क्या बोला कि इस पर 10% की छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पर आपको पहले तो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे होंगे। देखो, उसने टोटल 450 रुपए बचा लिए। एक बात बताओ कैसे बचा लिए। 50 रुपए ओरिजिनल प्राइस था, यदि 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 50 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा। 10% यदि मैं निकालूं तो आप बोलेंगे सर 50 का मतलब मल्टीप्लाई 10, और ये जो परसेंट हटा कर है इसको हम नीचे 100 लिख देते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो सुन सा बसुन, तो 5 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब हर एक खिलौने खरीदने पर 5 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक खिलौने पर 5 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, और इस तरीके के मान लेते हैं एन खिलौने हैं, टोटल एन खिलौने हैं, और इसमें हमको डिस्काउंट 5 रुपए का मिला, तो उसको मिलाकर टोटल हमारे 450 रुपए का डिस्काउंट इसमें दिया हुआ है। देखिए, बोला जा रहा है 450 का डिस्काउंट है, तो हमने मान लिया कि एन खिलौने पर मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि यदि एक खिलौने पर 5 रुपए बचा रहा है तो 450 रुपए कितने खिलौने पर बचेंगे, तो 90 खिलौने पर बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू निकालना है, तो 450 में डिवाइड हो जाएगा 5 का अगर, तो 5 9 जा 45 जीरो, तो 90 खिलौने उसने खरीदे होंगे, तब जाकर उसको 450 की बचत हुई होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सभी को। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। A cyclist and a jogger, joker नहीं jogger, cover a certain distance at a certain speed. A jogger, if the jogger covers one third of distance covered by cyclist in double of the time as taken by cyclist, the ratio of speed to of jogger to the cyclist. ध्यान से सुनिएगा, दो लोग हैं भैया, एक साइक्लिस्ट है और एक जोगर है। इनकी डिस्टेंस के बारे में बताया गया और इनके टाइम के बारे में बताया गया है। पहला बोला गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की एक तिहाई। क्या बोला गया है, यदि जॉगर साइक्लिस्ट द्वारा तय तय की गई दूरी का एक तिहाई, मतलब यदि साइक्लिस्ट 3 दूरी तय करता है ना, कवर करता है ना, तो उसका एक तिहाई। देखिए, वन थर्ड का मतलब ये होता है कि यदि साइक्लिस्ट 3 कवर कर रहा है तो उसका एक हिस्सा, ठीक है, जॉगर कवर कर रहा है। टेकन, उसमें बोला है डबल द टाइम, मतलब जो, देखिए यहां पर बोला गया ना, यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की एक तिहाई दूरी को साइकिल सवार द्वारा तय की गई समय के 2 गुने में, मतलब जो साइकिल सवार समय लेता है ना उससे 2 टाइम इसमें कवर करता है। मतलब साइकिल सवार यदि एक समय ले रहा है तो ये कितना समय ले रहा है, 2 समय ले रहा है। क्या बात समझ में आ गई। किसके बारे में बोला गया है, साइकिलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो बोला गया है, देखो इंग्लिश में भी देख लो एक बार, इफ द जॉगर कवर वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस, जॉगर कवर वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट इन डबल ऑफ द टाइम एज टेकन बाय साइकिलिस्ट, इन डबल ऑफ द टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट, साइकिल जितना टाइम लेता है उसका डबल, 2 गुना,
तो आप बताइए यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो जैसा हमने पढ़ते आए कि सर स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो उसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ जाएगा, रेशियो में यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 6:1 आ रहा है साइक्लिस्ट से जॉगर का, इसने पूछा क्या है, जॉगर से साइक्लिस्ट का, तो 1:6 आंसर आ जाएगा। ध्यान से ये गलती मत कर देना, क्योंकि हमसे पूछा है जॉगर से साइक्लिस्ट, ठीक है, तो वो 1 6 आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। आगे देखें, एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदती है और उसे 1150 रुपए में बेच देती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है। ध्यान से सुनिएगा। अ वुमेन बाइज एन आइटम फॉर ₹950 एंड सेल्स इट फॉर ₹1150। एक वुमेन 950 रुपए में एक महिला किसी वस्तु को खरीदती है और फिर उसको 1150 रुपए में बेच देती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सर यहाँ पर जो कमाई हो रही है, देखिए 950 की चीज को 1150 में बेच रहे हैं, तो सर 200 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन किस पर हो रहा है, कितने से बेचा जा रहा है, कितने से ज्यादा, तो 950 से ज्यादा में। वो परसेंट में जाने के लिए क्या किया जाता है, 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, हमको परमिशन है। उसके बाद इसको देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा, 400/19, 19 2 जा 38, फिर 2 इधर चल जाएगा, 19 1 जा 19, 21% के समथिंग एक ही आंसर आ रहा है अप्रोक्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आ गया होगा। फटाफट से भाई, पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना भाई, तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपए वस्तु का कैशबैक देता है। एक दुकानदार क्या करता है, पहले तो 7.5% की छूट दे देता है, डिस्काउंट, और फिर 10 रुपए और कम कर देता है। और वह अभी भी 5 रुपए प्रति वस्तु कमाता है, और इसके बाद भी वो 5 रुपए कमा रहा है। तो आप बताइए, यदि एक्स प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, तो प्रत्येक वस्तु का सीपी निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए। यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य X रुपए है, और उस पर वो बोल रहा है कि वो डिस्काउंट दे रहा है 7.5% का, डिस्काउंट दे रहा है पहले 7.5% का, फिर फर्दर उस पर 10 रुपए और कम कर दे रहा है, 10 रुपए और कम कर दे रहा है, उसके बाद भी वो अभी भी 5 रुपए कमा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस बताइए। अभी भी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 5 रुपए का हो रहा है, 5 रुपए का अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपसे सीपी पूछा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है भैया, कॉस्ट प्राइस यदि निकालने में, मैं बोलता हूँ, देखिए X रुपए की वस्तु है, पहले तो इस पर 7.5% का डिस्काउंट दिया। जैसे मैं बोलता हूँ कि यदि 10% का डिस्काउंट दिया, तो चीज को कितने परसेंट में बेचा, 90% बेचा। उसी प्रकार से यदि 7.5% का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु को कितने में बेचा, 92.5% में बेचा, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो सर X रुपए को मैं कितने में बेच रहा हूँ, 92.5% में मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भी अभी भी क्या कर रहा है दुकानदार, 10 रुपए का और डिस्काउंट दे रहा है। जब 10 रुपए का डिस्काउंट देता है ना, तो अब एहसास होता है दुकानदार को कि मैं अभी भी 5 रुपए कमा रहा हूँ। यदि वो अभी भी 5 रुपए कमा रहा है, तो मुझे एक बात बताइए प्यारे दोस्तों, कि सर यदि इसमें से इसको मुझे यदि सीपी बनाना है, तो सर इसमें अभी मैं 5 रुपए कमा रहा हूँ, मतलब ये एसपी है। यदि मैं इसमें से 5 रुपए और घटा दूंगा, तो ये पूरा सीपी बन जाएगा या नहीं, ये पूरा सीपी बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर ये परसेंट हटाकर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स इंटू में 92.5% रिमूव करके नीचे 100 आ जाएगा, और माइनस में ये -10 -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। चलिए 2 0, तो 2 के पहले पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 0.925 एक्स माइनस में 15। देख लीजिए क्या ये ऑप्शन दिख गया आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन, आफ्टर आफ्टर डिडक्शन 15% फ्रॉम सर्टेन सम देन 25% फ्रॉम रिमाइंडर, देयर इज 4335 लेफ्ट। मान लेते हैं कि सर ओरिजिनल सम X रुपए है, एक्स मानते नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि सर X रुपए है। X रुपए पर आपको बोला जा रहा है पहले तो कि सर 15% का डिडक्शन दिया जा रहा है। 15% की छूट देने का मतलब ये होता है शास्त्र में, कि सर आप उसको 15% की छूट देने के बाद उसको 85% में बेच रहे हैं, 85% में बेच रहे हैं। बाद में बोल रहे हैं 25% की छूट दे रहे हैं, सर मतलब 25% का मतलब ये होता है कि आप उसको 75% में बेच रहे हैं। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहली बार में क्या करा सर, 15% की छूट दी, मतलब इसको 85% में बेचा। अब अगली बार फिर इसको 75% में बेचा। तो इस तरीके से जब हम डिस्काउंट देकर बेचते हैं ना, तो अब ये जो मूल बन जाता है, ये 4335 बन जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। और इसके बाद में दूसरा तरीका ये डायरेक्ट बताता हूं आपको, कि 15% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 3/20। मतलब 20 की चीज को 3 डिस्काउंट दिया, तो उसको कितने में बेच रहा है, 17/20 में बेच रहा है। दूसरा दिया हुआ 25% का डिस्काउंट, 25% का मतलब होता है सर 1/4।
मतलब 4 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जब 4 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा मतलब उसको 3/4 में बेचा जाएगा, 3/4 में बेचा जाएगा। तो सर यहाँ पर एक्स रुपए की चीज को पहले मैं 17/20 में सेल कर रहा हूँ। जहां से भी कर सकते हैं आप, परसेंट हटाकर 100 करेंगे तो फ्रैक्शन यही आएगा, और फिर मैं इसको 3/4 में बेच रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो 4335 आ रहा है। ठीक है, चलिए काट देते हैं, काट और पीटी मचेगी। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 17 1 जा 17, 17 8 जा, ये डायरेक्ट कट रहा है, कितना होता है 138, 130, 17 8 जा 136, 8 बचा 17 5 जा। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 85, और ये 20 और 4 डिवाइड में जो थे वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 20 इंटू 4, तो 80 इंटू 85 हो जाएगा 680, और एक जीरो और, तो 6800 रुपये इसका क्या आ जाएगा, 6800 क्या आ जाएगा इसका ओरिजिनल समझ आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पुरुष अपनी व्यय का, अपनी आय का 70% व्यय करता है। एक पुरुष, एक व्यक्ति, एक आदमी अपनी जो इनकम है उसका 70% खर्च करता है। देखिए आपकी जो इनकम होती है वो कहाँ कहाँ जाती है, एक्सपेंडिचर में, और दूसरा सेविंग में, और कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो इनकम मान लेते हैं हम 100% है आपकी, तो उसमें से आप व्यय खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर 70, तो सेविंग कितनी कर रहे होंगे, 30 कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे बोला गया है यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, पहले तो 20% बढ़ी तो कितनी हो गई, 120 हो गई, 20% बढ़ना। फिर वो बोल रहा है 50% और बढ़ी, तो यदि अब इसको 50% और बढ़ाऊंगा तो 50% जब ये बढ़ेगा ना तो 60 और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, then his new expenditure is how much percent more or less than previous expenditure, so that new saving become 2.5 times of the previous saving। previous saving का 2.5 गुना हो जा रही है, 2.5 टाइम्स हो जा रही है। 2.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 2.5 टाइम्स का मतलब होता है सर 75 हो गई। कैसे निकालेंगे सर, 30 का 2.5 गुना डायरेक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये 75 हो गया। यदि ये 75 हो गया, 180 ये इनकम है, तो सर ये कितना 105 बच रहा होगा। तो आप बताइए इसमें कितनी बढ़ोतरी आई, यही पूछा है आपसे। तो आप बोलेंगे सर 35 की बढ़ोतरी आई, कितने से, 70 से। देखो 35 की इंक्रीमेंट आया 70 पर, तो 70 पर 35 बढ़ना मतलब, और परसेंट में जाने के लिए 100, तो सर यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है ना सर, 50% की इंक्रीमेंट हुआ है, आधा बढ़ गया, तो मतलब 50% बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंप्लीट ए कंप्लीट्स 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है वो 80% काम को, 80% काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। अच्छा मैं बोलता हूँ 20 दिन में कर रहा है, ए यदि पूरा काम कराऊं तो 80% की जगह पूरा 100%, तो सर ए जो है वो 20 दिन में 80% कर रहा था, 100% ये निकल जाएगा। तो कितने दिन में कर देगा सर, ये 25 दिन में कर देगा। ठीक है, वो बोल रहा है बी ज्वाइंस ए, बी ए को ज्वाइन कर लेता है, और रिमेनिंग वर्क वो 3 दिन में करते। रिमेनिंग वर्क कितना था, 20 डेज, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो 20% यदि 3 दिन में, तो 100% कितने दिन में हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कितने बार में कट जाएगा सर, 15 डेज में हो जाएगा। ठीक है, तो सर बी ए और इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम इसका ले सकते हैं कितना, 75। तो सर यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी 3 आ गई, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15, 5 से 75। ठीक है, सर ये बी और ए की क्षमता है 5, और सिर्फ ए की क्षमता है 3, तो सर यहाँ से बी की क्षमता कितनी आ रही होगी, 2, और ए की क्षमता कितनी आ गई, 3। दोनों की क्या एफिशिएंसी आ गई। हमारे से पूछा है कि बी सिंगल, अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो सर यदि बी से कराना है तो बी जो है वो 75 काम किस क्षमता से करेगा, 2 की क्षमता से करेगा। तो ये कितने दिन में करेगा, 37.5 दिन में करेगा, या फिर मैं इसको 37 1/2 डेज भी बोल सकता हूँ, जो कि हमारा ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ क्यूबॉइडल रूम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड हाइट 8 मीटर, मीटर में दी हुई है। किसी रूम की जो क्यूबॉइडल शेप का है उसमें सबसे लंबी रॉड हम कैसे रख सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन बताया था कि लंबी रॉड जो है वो रूम का सबसे जो आखिरी कोना होता है ना, कॉर्नर होता है ना, उससे आखिरी जो कॉर्नर ऊपर वाला टॉप वाला होता है उसमें हम डायगोनली रख सकते हैं। तो जब डायगोनली इस तरीके से रख सकते हैं ना, तो उसको निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये डायरेक्ट डायगोनल को निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ा डायगोनल। ठीक है, तो यदि आपको लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालने का है तो आप ये डायरेक्ट लगाएंगे। तो लेंथ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस हाइट मतलब 8 का स्क्वायर। तो कर देते हैं सर, ये 100 आ जाएगा, प्लस 36 आ जाएगा, और 8 8 जा 64 आ जाएगा। इन सब को ऐड किया तो आ जाएगा यहाँ पर 200। अच्छा 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 100, और ब्रैकेट में इस तरीके से,
तो सर 100 जो है वो 10 बनकर बाहर आ गया, 10 का पेयर, 2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो 10√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसको सॉल्व करिए फटाक से और कमेंट में आंसर लिखकर बताइए मुझे। आगे बोला है, देखिए, द रेशियो ऑफ चीज टू पिज्जा, चीज से, एक सेकंड, चीज टू सॉस, चीज से सॉस का जो सिंगल जो पिज्जा है ना, उसमें जो रेशियो है वो 1 कप से 1/2 कप है, ये रेशियो है। मतलब बोल सकते हैं कि यदि चीज एक है तो उसका आधा सॉस है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, रामा यूज्ड, इफ रामा यूज्ड 15 कप ऑफ सॉस, यदि रामा ने 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, तो बताइए हाउ मेनी कप्स ऑफ चीज, तो कितना चीज का यूज होगा पिज्जा बनाने में। तो सर कहीं ना कहीं ये इसका डबल ही तो है ना, तो सर यहाँ पर डबल चीज का इस्तेमाल करेंगे हम, पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास नहीं खाएं। ठीक है, तो सर 30 चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, 30 कप चीज का इस्तेमाल करेंगे डबल का। ठीक है, a bicyclist traveled 20 mile in 2 hours 30 minutes, 10 miles in 1 hour 15 minutes, find average speed। भैया एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 माइल प्लस 10 माइल, टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 2 घंटे 30 मिनट, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सर, 2.5 आवर बोल सकता हूँ। दूसरा, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2.5 घंटे को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनट दिया था, उसको मैं लिख सकता हूँ सर 2 आवर, प्लस 30 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 30/60, मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अच्छा 1 आवर 15 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 60 से डिवाइड करके, तो 1 जा और 4 जा, तो 1 + 1/4 कितना हो जाएगा ये, 5/4। तो ये दोनों टाइम है, तो हम बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस 20 + 30, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5/2 प्लस 5/4। तो एलसीएम लेंगे, नीचे ऊपर तो हो गया 30, नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, ये आ जाएगा 10 + 5, तो आ जाएगा 8 आंसर आपका, 8 आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन भैया, साक्षी मैडम और कोमल मैडम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि कोमल कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 22 डेज, कोमल मैडम को 22 दिन लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ ध्यान है कोमल मैम का, 22 दिन। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट साक्षी लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। देखिए भैया पहले तो इनका एलसीएम लेकर अपन ले आते हैं, तो आप बोलेंगे सर इनका एलसीएम 110 आ रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी 11 आ गई और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी 5 आ गई। तो सर यहाँ से देखिए, कोमल की एफिशिएंसी क्षमता 5 है और साक्षी और इनकी 11 है, मतलब यहाँ पर साक्षी की 6 होगी और कोमल की 5 है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट साक्षी लेफ्ट, साक्षी ने छोड़ दिया काम 3 दिन के बाद, दोनों ने साथ में काम शुरू किया, मतलब 11 क्षमता से काम चल रहा था, वो 3 दिन तक साथ में काम किया, तो 33 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अब बचा कितना सर, तो 77 काम बचा, और इस 77 काम को कौन से करवाया जा रहा है, कोमल से। तो कोमल मैम इस 77 काम को कितने, कोमल मैम की क्षमता कितनी है, 5 है, तो कोमल मैम 5 की स्पीड से इसको इतने दिन में कंप्लीट कर रही है। तो आपसे बोला टोटल समय कितना लगा, तो आप बोलेंगे सर 3 दिन का समय तो इन्हें पहले लिया और बाद में 77/5 दिन का समय और ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 92/5 डेज, ये ऑप्शन में डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A bank offers compound interest at the rate of 10% per annum when interest is compounded half yearly। ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्याज होगा वो साल हर हर हाफ ईयर में लगेगा, मतलब कि साल में 2 बार लगेगा। कैसे, जैसे आपके एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, इस तरीके से, क्वार्टर वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्वार्टरली एग्जाम। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ कि सर हाफ ईयरली क्या होता है, तो यदि आपके हाफ ईयरली ब्याज लग रहा है, इसका मतलब कि हर 6 महीने में, हर हाफ ईयर में आपका ब्याज लग रहा है। तो यदि हर हाफ ईयर में लग रहा है, तो एक साल में कितने हाफ ईयर रह जाएंगे, 2 हाफ ईयर रह जाएंगे, तो एक साल में आपका 2 बार ब्याज लग जाएगा। तो जैसे यदि मैं बात कर लेता यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10% दिया है, कि यदि मैं 10% की बात करता तो सर आपका हाफ ईयर लिए, मतलब आधे 6 महीने में 5% और फिर 5% ब्याज लगेगा 2 बार। ठीक है, यदि मैं बोल देता कि सर 30% ब्याज लग रहा है, तो आप बोलते सर पहले
6 महीने में 15% और अगले 6 महीने में फिर 15% लगेगा। ठीक है। अच्छा, मैं बोलता क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने में ब्याज लगेगा, मतलब साल में 4 बार। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो सर साल में 4 बार ब्याज लगेगा। तो साल में 4 बार ब्याज लगने का मतलब है कि हर 3 महीने में ब्याज लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 30% है सर, 30% रहने देते हैं, हमने बोल दिया सर 40% ब्याज लग रहा है एक साल में। तो सर 10-10% क्वार्टरली लगाएंगे ना, 10-10% की 4 साइकिल बन जाएगी, 10-10% की 4 साइकिल बन जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसे हम बोलते हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो यहां पर बोला गया कि एक बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट 10% रेट पर देती है, जिसका रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। एक कस्टमर 3200 रुपए डिपॉजिट करता है 1 जनवरी को और 3200 करता है 1 जुलाई को, मतलब 6-6 महीने की बात चल रही है। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा कितना अमाउंट रिसीव किया जा रहा है। देखो, हाफ ईयरली लग रहा है सर, 6 मंथ का पहले लग रहा है, फिर 6 मंथ का लग रहा है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, 3200 रुपए जमा कर रहा है, और फिर यहां पर 3200 जमा कर रहा है। एक बात बताओ, ये पूरे साल में, पूरे एक साल में इस 3200 पर कितने बार ब्याज लगेगा? पहली बार तो सर जनवरी से स्टार्ट करा था, तो जनवरी से पूरे 6 महीने का ये लग जाएगा, और फिर यही पैसा आगे भी इन्वेस्ट रहेगा ना। क्योंकि देखिए, यदि मैंने 1 जनवरी को पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 1 जनवरी को मैंने 3200 रुपए लगा दिया, तो वो 1 जनवरी के बाद देखो, 1 जनवरी को उस पर 6% ब्याज लग जाएगा पहले तो। फिर 1 जुलाई, 1 जून, जुलाई है ना, जुलाई, 1 जुलाई को फिर उसी पर 6% ब्याज लग जाएगा। तो सर यहाँ पर 2 बार 6% ब्याज लग जाएगा। ठीक है, खैर 6% की बात नहीं चल रही थी, 10% पर एनम था ना, तो 5% ब्याज लग जाएगा, 5% 2 बार लग जाएगा। लेकिन जो पैसा आप जुलाई में जमा कर रहे हैं, आपने यदि 1 जुलाई को ही 3200 रुपए जमा करा, तो सर उस पर सिर्फ एक बार ही 5% लग पाएगा, एक एक फंड टाइम ही आपको 5% ब्याज मिल पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पर आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, सिंपली इसको रब कर रहा हूँ, कि आपने जो 3200 रुपए लगाया ना पहला वाला, उस पर आपका 2 बार मिलेगा ब्याज, एक तो 5% और फिर 5%। और दूसरी बार जो आपने पैसा लगाया ना 3200 रुपए, उस पर आपको सिर्फ एक बार ही 5% मिलेगा। तो इसका यदि हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दें सीआई, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? तो सर 3200 का यदि मैं 5% निकाल दूं, परसेंट हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 160 आ जाएगा। ये आ गया। लेकिन यदि मैं यहाँ पर 2 बार निकालना चाहूँ, तो 2 बार का आपको पता है कि गोल्डन रेशियो क्या होता है? गोल्डन रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो 2 साल का गोल्डन रेशियो 2 बार का होता है 2:1। ठीक है। चलिए, तो 3200 का 5% हो जाएगा कितना, 5% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 160, और फिर 160 का फिर 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरीके से निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 320 और 8 1 जा 8। तो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 328। क्या बात समझ में आई? और यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 160। जब इन सबको जोड़ा तो हमने कितना हो जाएगा? 488 ब्याज मिल रहा है यहाँ पर टोटल। ठीक है, टोटल ब्याज हमसे पूछा था। चलिए, इसको यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले ये होगा 2 2 जा 4, 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। 9 3 3 9, 9 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद 4 2 जा ये हो जाएगा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो 6 3 जा कट जाएगा। 3 आंसर आ गया इसका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर याद करिए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भैया। क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किन के बीच में डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000, मतलब 5000 रुपए की राशि है भैया, 5000 रुपए की राशि है दोनों जगह। वो बोल रहा है आपको अंतर निकालना है 5000 रुपए की राशि पर, कब कब? जब कंपाउंडेड ईयरली लगे और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगे, एक साल के लिए 4%। तो सर यदि यहां पर मैं मान लेता हूँ ये ईयरली है, ईयरली, तो यहाँ पर रेट परसेंट एक साल का 4% लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि मैं हाफ ईयरली मानता हूँ, हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक, साल में 2 बार, तो यहाँ पर रेट परसेंट 4 4% 2 बार नहीं लगेगा। सर ये एक साल में 4% लग रहा है, तो 6 महीने में 2%, फिर अगले 6 महीने में 2%। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ से यदि मैं डायरेक्ट इसका ब्याज निकाल लूँ तो सीआई कितना हो जाएगा? तो 5000 का 4% हमको निकालते आता है। डायरेक्ट मैं निकालना बताता हूँ, 1% निकालना तो 50, 4% कितना हो जाएगा? 200। अच्छा, यहाँ पर यदि निकालना तो मैंने अगेन वही बोला कि 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए मैंने आपको गोल्डन रेशियो या फिर डायमंड रेशियो बताए हुए, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो 5000 का 2%, इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही बताया, 5000 का 2% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 100। फिर 100 का 2% कितना हो जाएगा? 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200 प्लस, फिर 2 1 जा 2। तो यहाँ पर कितना ब्याज आ गया? 202 आ गया। आपसे बोला इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, आगे। रेशियो ऑफ द मनी विथ गीता एंड राधा। गीता मैम और राधा मैम के पास जो मनी है ना, राधा
राधा रानी नाम याद आता है हमेशा भैया राधा बोलने से तो। 7 और 15 के रेशियो में, ठीक है। दैट ऑफ मनी ऑफ राधा एंड सविता, अब जो राधा और सविता मैम के पास है वो 7:16 के रेशियो में। आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकंड, गीता और राधा 7 और 15 सही है। आपसे पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है आप ध्यान से देखिएगा। गीता हैज 980 रुपीज, गीता के पास 980 रुपए है, गीता मैम के पास 280 रुपए। तो आपको बताना है सविता के पास कितना है। देखिए भाई, आप क्या सविता पर डायरेक्ट जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सर यहाँ पर रिलेशन मैच नहीं हो रहा। देखो राधा यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, तो रिलेशन मैच कराना पड़ेगा। तो पहले तो इन रेशियो को सेम करते हैं हम, ठीक है। या तो रेशियो सेम कर लें या डायरेक्ट मैं बोलता हूँ कि सर यहाँ पर 7 की कीमत दी हुई है 980, ये यहाँ से। तो यहाँ से मैं 15 की कीमत निकाल लेता हूँ, कितनी हो जाएगी? तो 15 की कीमत आप बोलेंगे सर 980 बटे में 7 इंटू में 15, ये 15 आ गई। सॉल्व मत करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये 15 की कीमत आ गई। हम बोलते हैं यही जो 15 की कीमत है यही तो 7 के बराबर भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर राधा राधा दोनों ही है। तो आप बोलेंगे सर 980 बटे में 7 इंटू में 15, ये कहीं ना कहीं किसके बराबर आ रहा है सर? ये 7 की ही तो वैल्यू है। हमको निकालना कितने की है? सविता की, मतलब 16 की वैल्यू निकालना है। तो 16 की वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? 980 अपॉन में 7 इंटू में 15, और ये 7 नीचे आएगा और इंटू में 16। तो ये एक स्टेप का आंसर था आपका, ठीक है। चलिए 7 7 जा 49, 2 जा, ठीक है, 15 2 जा 300, 480 और 10, 48, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका और बता देता हूँ भाई लोग, यदि आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। देखो राधा और गीता का रेशियो वो है यहाँ पर 7:15 दिया हुआ है, और आगे बोला गया है राधा और सविता का रेशियो 7:16 दिया हुआ है, ठीक है। तो गीता यदि 7:15 है और राधा यदि 7:16 है, और यहाँ पर हमको रेशियो निकालना है, तो मैं बोलता हूँ देखिए, यहाँ पर राधा कितनी है? 15। यहाँ पर राधा कितनी है? 7। तो इन दोनों को पहले तो सेम करना पड़ेगा। ये दोनों सेम कैसे होंगे? तो आप बोलेंगे देखिए सर ये 15 है, ये 7 है। सेम बनाने के लिए इस पूरे में 7 का मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 49, और 15 7 से कितना होता है? 15 7 से तो मैं खुद भूल गया भैया, 105। 15 7 से यहाँ पर भी ये 105 आ गया, और 16 15 से कितना होता है? 16 पंजे 80 और 108, तो 240 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब रेशियो कितना हो गया? 49 105 और 240। ये किस किस का रेशियो आ गया? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये रेशियो किस किस का आ गया? ये आ गया गीता राधा, गीता राधा और सविता। हमको गीता की कीमत दी हुई है कितनी? 49 की कीमत दी हुई है 980। कितने गुना है? कहीं ना कहीं सर 20 गुना है। निकालना क्या? सविता। सविता की वैल्यू निकालना मतलब 240 की वैल्यू निकालना, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 480 और 10 और 48 हो जाएगा, ठीक है। भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक नजर में ही देख के बोल दिया मैंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं तरीका आपको बहुत बेस्ट बताने वाला हूँ एक, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी एक क्लास लेकर आ जाऊं, ठीक है। इस मेथड का नाम है भैया, इस मेथड का जो मैं नाम लेता हूँ ना, वो डिफरेंस डिफरेंस क्रॉस मेथड नाम है इसका। मैंने जो इसका नाम रखा है वो डिफरेंस क्रॉस मेथड नाम रखा है, ठीक है। तो इससे मैं सॉल्व कराऊंगा आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसको मैं लास्ट में बताता हूँ, अभी आपको पूरे इजी क्वेश्चन करा देता हूँ पहले। अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट 180 किलोमीटर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेम रूट एट 240 किलोमीटर पर आवर। अगर बोल रहा है कि भैया एक डी डिस्टेंस मान लेते हैं हम, तो वो डी डिस्टेंस पहले तो जाता है 180 की स्पीड से, तो कुछ समय लगता होगा। फिर वही डिस्टेंस 240 की स्पीड से वापस आता है, तो इस प्रकार से उसको टोटल समय 6 घंटे का लगता है, ठीक है। क्योंकि जाने में इतना समय, आने में इतना समय। तो डी कॉमन ले लूं मैं, तो ऊपर बच जाएगा 240 प्लस 180 अपॉन में 180 इंटू में 240 इक्वल टू में 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 240 420 अपॉन में 180 इंटू में 240 इक्वल टू में 6, और यहाँ पर डी चल रहा है। चलिए 6 70 या 42, सुन सा बसुन प्यार की धुन। क्या बचेगा डिस्टेंस सर? उधर जाएगा तो 180 इंटू 24 अपॉन में 7, 0। 72 का 2 7 यहाँ, 18 दूनी 36 और 7 43 7। 7 6 जा 42 हो जाएगा, 1 यहाँ, 7 1 7, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है यार 6 1 से। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करें, आपको ऑप्शन दिख जाए, आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं।
द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, नहीं, आर 24, 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ। इट इज मेल्टेड टू मेक स्मॉलर क्यूब। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया कि क्यूबॉइड को पिघलाकर क्यूब बनाया जा रहा है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है सर? तो आप बोलेंगे सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 24, 18 इंटू 12, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है एल इंटू बी इंटू एच। और वही वॉल्यूम किसका हो जाएगा? क्यूबॉइड क्यूब का हो जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो सर हम मान लेते हैं कि सर इससे एन क्यूब बनेंगे और उनका हर एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब, मतलब 6 का क्यूब। ठीक है, चलो ये 3 6 से इनको काटेंगे तो कितने कितने बार में कट जाएगा? 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो यहां से 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे। द नंबर 73, 15, 185 आर डिवाइडेड बाय अ नंबर लीव्स सेम रिमाइंडर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल सच नंबर। देखिए सेम रिमाइंडर यदि आपको लीव करवाना है, मतलब छोड़ना है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से जाना बेस्ट रहेगा। तो सबसे बड़ा ऑप्शन से ही चेक करना शुरू करें, क्योंकि बोला ना ग्रेटेस्ट पॉसिबल सच नंबर। तो 14 से जब 73 को डिवाइड करा तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा। 14 से जब 115 को डिवाइड करा फिर रिमाइंडर 3 बचा। फिर 185 को करा फिर रिमाइंडर 3 बचा। तो हर केस में रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो यही हमारा आंसर है। यदि इसमें नहीं बचता तो फिर उससे छोटा वाला ऑप्शन 11 देखते हैं। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो 25% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए भैया, प्रॉफिट हो रहा है उसको 25% का, मतलब 25% का मतलब होता है 4 की चीज को 5 में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन वजन की यदि बात करता है, वो वेट कितना यूज कर रहा है, तो सर वेट का रेशियो इसका अपोजिट होता है 5:4। और वो बोल रहा है 1000 ग्राम की जगह कितना यूज कर रहा है। तो यदि 1000 ग्राम, 5 की कीमत 1000 ग्राम है, तो सर वो गलत यूज कितना कर रहा होगा? 4 की कीमत 800 ग्राम। तो सर 800 ग्राम गलत का इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है, ये बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन भी मैं बहुत बता चुका हूँ। चलिए, थैंक यू नहीं अभी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन पर ले चलता हूँ जो क्वेश्चन आपका मैंने छोड़ कर आया हूँ, ये वाला भाई। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 मेथड बता रहा हूँ इसमें। पहली तो डिफरेंस क्रॉस मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको इसका जो बेसिक मेथड है वो बताता हूँ। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले आप मेथड से देख लीजिए। इसमें बोला है कि एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो सर डिस्टेंस है इसमें 60 किलोमीटर। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है कि स्लो 30 मिनट का समय कब बचता है। अगर फास्ट ट्रेन की बात करें तो फास्ट ट्रेन 60 किलोमीटर की जर्नी जो तय करती है ना, वो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन है वो 20 किलोमीटर का कम है फास्ट ट्रेन से। तो सर फास्ट ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूं एस किलोमीटर प्रति घंटे है, तो स्लो ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी ना, एक्स मान लेते हैं। स्लो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी वो x-20 आ जाएगी। ठीक है, तो सर यदि ये डी डिस्टेंस पहले एक्स से कवर करता है, और यदि स्लो से कवर करता है डी डिस्टेंस को, तो वो x-20 से कवर करता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो समय बचता ना, अंतर जो आ जाता है वो आधा घंटे का आ जाता है, और आधा घंटे को मैं 1/2 आवर लिख सकता हूँ 30 मिनट को। ठीक है, जब हम इस तरीके से 60 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 60 आ जाएगा डी की जगह, अपॉन में x-20 माइनस में 60 अपॉन में x इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस में x+20 अपॉन में x इंटू x-20, और इक्वल टू में जाएगा 1/60 इंटू 2। तो 120 आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ये x से x कटा, 120 2 जा 240 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x इंटू x-20। मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है 240 इक्वल टू, दिख नहीं रहा होगा आपको स्क्रीन पे, x-20। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये x क्या था? फास्ट ट्रेन की स्पीड थी और ये स्लो की थी। हमको निकालना क्या है सर? आप अब आप यहाँ पर या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें या हिट एंड ट्रायल से करें। तो मैं यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना बता रहा हूँ कि हिट एंड ट्रायल कैसे लगाएंगे। सर ये कैसे आ सकता है? तो आप बोलेंगे सर देखिए 40, 60 और 40 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 20 का अंतर भी देखो, 20 का अंतर भी आ गया। तो x यदि 60 है तो x-20 40 है। तो x की वैल्यू यदि 60 आ गई तो कम वाली स्पीड कितनी, लोकल ट्रेन की छोटी वाली की 40 आ जाएगी। ये तो हो गया पहला तरीका भाई, लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना है। एग्जाम में ये नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस, डिफरेंस क्रॉस मेथड, गांठ मान लीजिए इस मेथड को भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अपने दिमाग, बुद्धि, दिल, हर जगह सोना बाबू को निकाल कर इसको बिठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि सोना बाबू को तो चले ही जाना है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डिफरेंस क्रॉस मेथड क्या बोलती है? यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस क्या आ रहा है, और दूसरा टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है, जिसको मैं डिनोट करता हूं
कि सर डेल एस का क्या आ रहा है और डेल टी का क्या आ रहा है। तो डेल एस का जो आ रहा है वो क्या है, वो डेल टी क्या है वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर स्पीड का डिफरेंस आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और टाइम का आ रहा है 1/2, आधा घंटे को मैं 1/2 लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में चला रहा हूं मैं और ये आर में चला रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फिक्स। अब मैं बोल रहा हूँ इनका मल्टीपल लिखिए, इंटू वन, तो कितना हो जाएगा 20 और ये 1/2। अब इंटू टू तो ये 40 और ये 1, फिर इंटू थ्री तो कितना हो जाएगा 60 और ये 3/2। एक बात बताइएगा, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग। यहां पर बोला 20 स्पीड बढ़ाई, बोला ऐसे देखो 20 स्पीड कम है, सॉरी 20 स्पीड कम है। तो मुझे बताइए 20 की स्पीड कम करी, यहां पर 20 की स्पीड कम करी तो समय आधा घंटे, देखो यहाँ आधे घंटे की जगह 1 घंटे लगने लगा, तो यहां पर आधा घंटे का समय बढ़ गया ना। अब इसका कॉम्बिनेशन देखो, यदि मैं इनका देखूं कि 20 किलोमीटर स्पीड यदि बढ़ा दी तो यहां पर समय देखो फिर आधा घंटे बढ़ गया ना। क्या ये सीरीज आपके बुद्धि में बैठ रही है? मतलब सर यहां पर कहीं ना कहीं क्रॉस में रिलेशन है, कि जो ये 60 स्पीड है उसमें आपको 1 घंटे लग रहा है, लेकिन जैसे ही 60 की जगह आपने 20 स्पीड कम करी तो आपको 3/2 घंटे लग रहा है, मतलब 1.5 घंटे का समय लग रहा है, आधा घंटे ज्यादा लगने लगा। मतलब क्रॉस में बन रहा है ना कॉम्बिनेशन। तो यहां पर क्रॉस में बनने का मतलब ये है, इस मेथड का नाम मैंने इसीलिए दिया हुआ है कि सर देखिए 20 था, 40 था, ये कब तक लिखते जाएंगे, तो मैं बताता हूं कब तक लिखते जाएंगे आप। ये टेबल को कब तक लिखेंगे, 1/2, 1 और 3/2, जब तक लिखेंगे जब तक ये क्रॉस में, देखो ये है स्पीड, ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड इनटू टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ 60 किलोमीटर, आप देख सकते हैं घूर कर। तो सर यहां पर जब तक इसका मल्टीप्लाई लिखते जाएंगे जब तक ये क्रॉस में 60 × 1 60 किलोमीटर, इसका भी कर लो, ये भी 60 किलोमीटर ही आएगा। तो क्रॉस में ये 60 किलोमीटर नहीं बन जाए तब तक, क्योंकि यहाँ पर 20 एकम 20 किलोमीटर ही बन रहा था, 40 ये, तो हमको तो 60 डिस्टेंस लाना था। तो हमारा ये वाला क्रॉस सेटिस्फाई हो गया। तो इसी मेथड का नाम है डिफरेंस क्रॉस मेथड। तो सर यहाँ पर हमारा जो ये कॉम्बिनेशन बना ना, ये वाला 40-60 वाला, मतलब पहले स्पीड 60 थी, अब कितनी हो गई, 40 हो गई, 20 कम कर दी, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं फास्ट ट्रेन यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही थी तो स्लो ट्रेन कितने से चल रही, 40 से चल रही। तो फास्ट ट्रेन 60 से 40 चलने लगी तो सर स्लो ट्रेन 40 की है तो 40 ही तो निकालना था। सेटिस्फाई हो गया। सर ऐसे तो यहां पर भी कर सकते हैं 40 की 20, लेकिन हमको क्या बोला कि क्रॉस में डिस्टेंस अपना सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन, ये 16 वाले क्वेश्चन वाले इस पैटर्न के क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हैं ना भाई, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि सर ये 16 वाला क्वेश्चन है, इसकी एक स्पेशल क्लास लेकर आइए। इसके एसएससी जीडी नहीं और बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। और यदि आप इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे तो भाई बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। और मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो यदि आप चाहते हैं तो मैं इसके 5 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसके लेकर आऊंगा, जो सभी एग्जाम में आए आपके टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और क्या ये मेथड हर जगह अप्लाई होती है, तो मैं हर जगह आपको अप्लाई करके बताऊंगा। यदि आपको लगता है कि इस पर एक पर्टिकुलर क्लास हो तो मुझे मैसेज नीचे कमेंट में लिखकर बताएं, मैं अगली क्लास इस पर एक जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और इसी प्रकार से आपका प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।